जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। जी एक ऐसी पुश्तैनी जमीन जिससे आपके परिवार का पेट पलता है। बिल्कुल। लेकिन एक दिन आपको अचानक पता चलता है कि 100 साल पुराने मतलब ब्रिटिश दौर के किसी ऐसे कानून की वजह से आप उस जमीन पर बैंक से लोन नहीं ले सकते। और मजाक की बात यह है कि उस कानून की भाषा भी शायद आपको समझ नहीं आती। राइट। आपकी फसल बर्बाद हो रही है, पैसों की सख्त जरूरत है, जमीन आपके सामने है, लेकिन कागजों के एक जटिल जाल ने आपको पूरी तरह से पंगु बना दिया है। और दशकों तक भारत के लाखों किसानों ने ठीक इसी बेबसी को हर रोज जिया है। सही बात है। हम अक्सर जब प्रशासन की बात करते हैं ना, तो दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों और नीतियों के बारे में सोचते हैं। मतलब संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। जी, और शीर्ष स्तर पर देखने में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित लगता है। लेकिन जब वो शक्ति दिल्ली से निकलकर आपके गांव के उस छोटे से खेत की मेड़ तक पहुंचती है, तो वो असल में कैसी दिखती है? तो आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा विषय यही है। जी, आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि भारत में जमीन का प्रशासन, पुराने राजस्व कानून और आधुनिक ग्रामीण विकास योजनाएं जमीनी स्तर पर एक साथ कैसे काम करती हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे विश्लेषण के स्रोत बहुत विविध हैं। हाँ, हमारे पास डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकरण कार्यक्रम मतलब DILRMP की सरकारी वेबसाइट का विस्तृत डेटा है। साथ ही यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पर एक बहुत ही गहन अकादमिक नोट है। और इसके अलावा ग्रामीण परिवेश और योजनाओं को समझाने वाले एक लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट भी है। राइट। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सफर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जमीन से जुड़ी है। जब जमीन के कागजात स्पष्ट होते हैं ना, तो सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं सुलझता। स्पष्ट कागजात का सीधा मतलब है पूंजी तक पहुंच। हाँ, मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ। बिल्कुल। और एक किसान के लिए वो आत्मविश्वास कि उसकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। जब तक जमीन का ढांचा पारदर्शी नहीं होगा, तब तक ऊपर से भेजी गई कोई भी विकास योजना जमीन पर अपना असर नहीं दिखा सकती। सही कहा आपने। तो चलिए इस प्रशासनिक ढांचे की जड़ों में चलते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि आज हम जिस डिजिटल प्रशासन की बात करते हैं, वो शायद हमेशा से ऐसा ही होगा। जी, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो तो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें, तो वहाँ राजस्व से जुड़े 39 अलग-अलग पुराने कानून लागू थे। जी हाँ, 39 कानून। बाप रे, 39 कानून सिर्फ एक राज्य में। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने सारे कानूनों ने व्यवस्था को बेहतर बनाने के बजाय इतना जटिल कैसे कर दिया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि व्यवस्था तब जटिल होती है जब कानून एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, इन 39 कानूनों में यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 जैसे बड़े कानून शामिल थे। अब इसे एक आम किसान के नजरिए से देखिए। जी बताइए। मान लीजिए एक कानून कहता है कि जमीन पर जो खेती कर रहा है वो उसका मालिक है, लेकिन ठीक उसी समय 1901 का कोई पुराना नियम कहता है कि राजस्व रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है, मालिकाना हक उसका है। यानी सीधा टकराव। बिल्कुल। अब एक गरीब किसान जो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन उसका नाम पुराने रिकॉर्ड में नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है वो राजस्व अदालतों के चक्कर में फंस जाएगा। और एक मुकदमा शुरू होता था जो सालों साल बल्कि दशकों तक चलता रहता था। इसका मतलब है कि पीढ़ियों की ऊर्जा और पैसा सिर्फ अदालतों में तारीखों पर खर्च हो रहा था। ये तो बिल्कुल तारों के एक ऐसे उलझे हुए गुच्छे की तरह है जो करंट तो पैदा कर रहा है, लेकिन आप उससे एक बल्ब भी नहीं जला सकते। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इससे भी बड़ी समस्या आर्थिक थी। दलितों और समाज के अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों के पास जो जमीन थी, उसे बेचने या गिरवी रखने के नियम इन पुराने कानूनों में इतने सख्त थे कि वे अपनी ही संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाते थे। मतलब अगर उन्हें कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन चाहिए तो बैंक मना कर देते थे। जी, बैंक उनकी जमीन को गारंटी के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि कानूनी रूप से उस जमीन का हस्तांतरण बेहद मुश्किल था। यानी जमीन होने के बावजूद वे पूंजी से वंचित थे। तो इसी गुच्छे को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
या जिसे हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कहते हैं, वो लाया गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत अजीब बात देखने को मिली। ये कानून 2006 में विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 2012 में मिली और अंततः ये दिसंबर 2015 और फरवरी 2016 में लागू हुआ। जी, इसमें काफी समय लगा। एक कानून को जमीन पर उतरने में 10 साल क्यों लग गए? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती थी। आप 39 ऐसे कानूनों को निरस्त कर रहे थे जो एक सदी से भी ज्यादा समय से पूरे राज्य की जमीनी व्यवस्था चला रहे थे। राइट, मतलब पूरा सिस्टम बदलना था। बिल्कुल। इस बीच कई विधायी और प्रशासनिक बदलाव भी हुए। हर पुरानी धारा का एक नया विकल्प तैयार करना था ताकि कोई लीगल वैक्यूम यानी कानूनी शून्यता न पैदा हो जाए। समझ गई। लेकिन जब ये अंततः लागू हुआ तो इसने एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव किया। इसने दलितों और कमजोर वर्गों को अपनी जमीन बेचने, किसी के पास गिरवी रखने या लीज पर देने की आजादी दी। लेकिन सर, यहाँ मेरे मन में एक सवाल और उठता है। जी, पूछिए। अगर आप कमजोर वर्गों को अपनी जमीन बेचने की आजादी देते हैं, तो क्या इससे ये खतरा नहीं बढ़ता कि कोई अमीर व्यक्ति या बड़ा जमींदार उनकी जमीन आसानी से हथिया लेगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसीलिए कानून में एक संतुलन बनाया गया था। जमीन बेचने की आजादी का असली मकसद उन्हें जमीन बेचने के लिए मजबूर करना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था उस जमीन को एक जीवित संपत्ति, मतलब एक लिक्विड एसिड बनाना। जब जमीन को गिरवी रखने का कानूनी अधिकार स्पष्ट हो गया तो वे साहूकारों के चंगुल से निकलकर सीधे बैंकों से लोन ले सकें। अच्छा, तो ये एक आर्थिक सशक्तिकरण था। मैंने ये भी पढ़ा कि बाद में 2018-19 में इस कानून में और भी संशोधन हुए थे। जी हाँ, उन संशोधनों से कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण और सोलर प्लांट लगाने के लिए भी जमीन को लीज पर देना आसान हो गया। इससे ग्रामीण इलाकों में निवेश के नए रास्ते खुले। ये तो हो गई कानून की बात जो विधानसभाओं में बनते हैं। लेकिन एक आम इंसान रोज रोज लखनऊ या दिल्ली नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। उसका सामना होता है जिले के अधिकारियों से। और हमारे दस्तावेज प्रशासन के इस पदानुक्रम मतलब हायरार्की को बहुत स्पष्ट करते हैं। मुझे ये जानना बहुत दिलचस्प लगा कि जमीन से जुड़े काम के लिए न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां अलग-अलग तरह से इस्तेमाल होती हैं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। प्रशासन में 2 शब्द अक्सर आते हैं, राजस्व न्यायालय जिसे रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं और राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर। जी। जब 2 भाइयों के बीच मेड़ को लेकर विवाद हो या मालिकाना हक का मुकदमा हो तो अधिकारी एक जज की तरह काम करता है। उस समय वो राजस्व न्यायालय होता है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधीन काम करता है। अच्छा, और राजस्व अधिकारी कब होता है? जब वही अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि जमीन का रिकॉर्ड सही से रखा जाए या टैक्स की वसूली हो, तब वो कोई मुकदमा नहीं सुन रहा होता है। तब वो एक प्रशासनिक भूमिका में होता है और राजस्व अधिकारी कहलाता है। राइट। और ये पूरी श्रृंखला कैसे काम करती है, मैं श्रोताओं को थोड़ा बता दूं। जी। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर कमिश्नर, उनके नीचे जिले का कलेक्टर यानी डीएम आते हैं। जी। और डीएम के नीचे फिर आते हैं सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनके नीचे राजस्व निरीक्षक जिन्हें हम आम बोलचाल में कानून को कहते हैं, और सबसे नीचे गांव के स्तर पर होता है लेखपाल। बिल्कुल सही कहा आपने। और कानून चाहे जो भी बने, खेत की मेड़ तक उसे लागू करने की असली जिम्मेदारी इसी लेखपाल की ही होती है। इस पूरी व्यवस्था में लेखपाल की भूमिका एक धुरी की तरह है। यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 16 के तहत जिलाधिकारी द्वारा गांव के स्तर पर लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। वो गांव के हर खेत और हर फसल का हिसाब रखता है और अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी कानूनगो को रिपोर्ट करता है। अब चूंकि हम गांव के स्तर पर आ ही गए हैं तो मैं खसरा और खतौनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए ये शब्द शायद किसी पुरानी किताब के लगें। जी, लेकिन ग्रामीण भारत में ये जिंदगी और मौत का सवाल होते हैं। राइट। मैं इसे एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझना चाहूंगी। मान लीजिए एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। उस पूरे मॉल का जो मास्टर मैप है ना, जिसमें बताया गया है कि कौन सी दुकान कहाँ है, फूड कोर्ट कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, वो मास्टर नक्शा खसरा है। खसरा में पूरे गांव का विवरण होता है कि कौन सा खेत कहाँ है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। तो अगर खसरा पूरे मॉल का नक्शा है तो फिर खतौनी क्या है?
खतौनी उस मॉल के अंदर आपकी अपनी एक निजी दुकान के मालिकाना हक की रसीद है। मतलब एक परिवार के पास कुल कितनी जमीन है उसका कानूनी विवरण खतौनी में होता है। बहुत खूब समझाया आपने। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है दाखिल खारिज, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। उसी एनालॉजी में सोचें तो अगर आपने दुकान बेच दी तो मॉल के रजिस्टर में पुराने मालिक का नाम खारिज किया जाएगा और नए का दाखिल किया जाएगा। बिल्कुल। और ये दाखिल खारिज की प्रक्रिया जितनी आसान सुनाई देती है ना, जमीनी स्तर पर ये ऐतिहासिक रूप से उतनी ही जटिल रही है। वो क्यों? क्योंकि जब हम जमीन की नाप जोख की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक तरीके से होती आ रही है। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज की मीटरी प्रणाली में तो सब बहुत सीधा है। मतलब एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं और 100 एयर मिलकर 1 हेक्टेयर बनाते हैं। जी। लेकिन जब बात असल में खेत में जाकर नापने की आती है तो मैंने एक पारंपरिक पैमाने का जिक्र पढ़ा, शाहजहानी जरीब। ये कोई साधारण इंच टेप नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो लोहे की एक भारी भरकम जंजीर है। और इसकी लंबाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पूरे 165 फीट लंबी होती है। जी हाँ, 165 फीट। इसमें 200 कड़ियां होती हैं और इस जरीब से जब 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा हिस्सा नापा जाता है, यानी कुल 325 वर्ग गज, तब जाकर एक पक्का भीका बनता है। सही आंकड़ा है। लेकिन सर, मुझे एक बात बहुत अटपटी लगती है। 2024 या उसके आगे के इस डिजिटल युग में जहां हम सैटेलाइट से दुनिया नाप रहे हैं, वहां खेतों में 165 फीट लंबी लोहे की जंजीर खींचकर नापना, क्या ये मानवीय भूल और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यही वो बिंदु है जहां प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। देखिए, सदियों तक ये व्यवस्था कारगर रही, लेकिन कागज के पन्ने फट जाते हैं, बारिश में गल जाते हैं और लोहे के जरीब से नापने में जो मानवीय दखल होता है ना, उसमें हेरफेर की बहुत गुंजाइश होती है। राइट, कोई भी थोड़ा इधर उधर कर सकता है। बिल्कुल। और इसी वजह से जमीन के विवाद इतने लंबे खिंचते थे। जब तक ये व्यवस्था कागज और लोहे की जंजीर पर टिकी रहती, तब तक आप किसी भी किसान को आधुनिक अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ सकते थे। और शायद यही कारण है कि व्यवस्था को कागज से निकालकर पिक्सल में बदलना बहुत जरूरी हो गया था। इसी बदलाव के लिए भारत सरकार ने DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। जी, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 2016 में शुरू हुआ था। हाँ, और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मैंने पढ़ा कि इसे अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 875 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इस बजट का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जमीन के रिकॉर्ड्स को रियल टाइम में अपडेट करना और धोखाधड़ी रोकना। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के 95.09% गांवों में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। अरे वाह, 95% से ज्यादा? जी, और 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो ये 99% को भी पार कर गया है। लेकिन सर, थोड़ा रुकिए। AC कमरों में बैठकर डिजिटलीकरण पर बात करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में एक आम किसान को इस डिजिटल बदलाव से कोई फायदा हो रहा है? तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका असर सीधा उस किसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। पहले उसी खतौनी की एक नकल निकालने के लिए किसान को अपना काम छोड़कर तहसील जाना पड़ता था। हाँ, पटवारी का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती थी। अब वही नकल वो जनसेवा केंद्र से या अपने मोबाइल पर निकाल सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी क्रांति है वो है ULPIN, जिसे आम भाषा में भू आधार कहा जाता है। भू आधार, जैसे हमारा 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर जमीन के टुकड़े का अपना एक यूनिक ID? ठीक वैसे ही। ये 14 अंकों का एक कोड है जो हर जमीन के टुकड़े को दिया जा रहा है। एक बार जब किसी खेत को उसका भू आधार मिल गया तो उसकी सीमाएं डिजिटल रूप से लॉक हो जाती हैं। मतलब कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति रातों रात रजिस्टर में हेरफेर करके जमीन अपने नाम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और अब तो लोग अपने व्यक्तिगत आधार कार्ड को भी स्वेच्छा से इन जमीन के रिकॉर्ड के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप बेनामी जमीनें नहीं छिपा सकते। इसके अलावा मुझे एक और चीज बहुत दिलचस्प लगी। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए लेखपाल अब ई-पड़ताल का उपयोग कर रहे हैं। जी, वे खेत में जाते हैं और डिजिटल रूप से रियल टाइम में फसल का डेटा फीड करते हैं।
लेकिन मेरे लिए डिजिटल बदलाव का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण सभासार पोर्टल था। हाँ, सभासार पोर्टल असल में ग्रामीण लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने का एक शानदार प्रयोग है। मैं श्रोताओं को थोड़ा बता दूं, नियम ये है कि ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 20% लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिसे कोरम कहते हैं। पहले बंद कमरे में फर्जी हस्ताक्षर लगाकर प्रस्ताव पास हो जाते थे, लेकिन अब सभासार के जरिए ये असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इन बैठकों की अनिवार्य रूप से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। मतलब AI सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता। नहीं, वो उस वीडियो का विश्लेषण करके ये सुनिश्चित करता है कि कोरम वास्तव में पूरा हुआ है या नहीं। इसके अलावा बैठक की जो चर्चा होती है, AI खुद ब खुद उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर देता है। आप कैमरे और AI को कागज की तरह धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। अब जब धोखाधड़ी खत्म हो गई और जमीन सुरक्षित हो गई, तो किसान सिर्फ सुरक्षित जमीन से तो पेट नहीं भर सकता ना? सही बात है। जब सूखा पड़ता है तो ये डिजिटल रिकॉर्ड कैसे मदद करता है? यहीं से हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, ग्रामीण विकास का सुरक्षा जाल। जब तक जमीन का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं था, सरकार चाहकर भी सही आदमी के खाते में मुआवजा या घर बनाने का पैसा नहीं बेच सकती थी। राइट। और अगर हम आवास की बात करें तो PM आवास योजना ग्रामीण के आंकड़े बहुत दिलचस्प है। इसके तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए देती है, लेकिन पहाड़ी राज्य में ये राशि 1,30,000 रुपए है। जी, 10,000 रुपए का अंदर है। हाँ, और पहली नजर में ये 10,000 रुपए का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो तार्किक सोच है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर निर्माण सामग्री जैसे ईंट या सीमेंट ले जाना मैदानी इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा होता है। बिल्कुल, परिवहन की उस अतिरिक्त लागत को ये 10,000 रुपए कवर करता है। ये भौगोलिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। और परिवहन की बात करें तो फसल को खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए 2020 में किसान रथ नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया था। जी। लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ा डर मौसम होता है। यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आती है। मुझे इसका गणित बहुत रोचक लगा। हाँ, इन प्रीमियम दरों के पीछे पूरा कृषि अर्थशास्त्र काम करता है। खरीफ की फसल जो मानसून पर निर्भर है, उसमें बाढ़ या सूखे का जोखिम सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रीमियम 2% रखा गया है। और रबी की फसल के लिए? रबी की फसल सर्दियों में होती है, जहां मौसम का जोखिम कम होता है, इसलिए इसका प्रीमियम केवल 1.5% है। लेकिन बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए यह प्रीमियम सीधा 5% है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक फसलों में किसान की लागत बहुत ज्यादा होती है। बीज, खाद सब महंगे होते हैं। ज्यादा जोखिम और ज्यादा संभावित मुनाफे को कवर करने के लिए 5% का प्रीमियम गणितीय रूप से सही बैठता है। समझ गई। और अगर कोई शंका हो तो किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कभी भी फोन कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी ही भाषा में बात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि घर पक्का हो गया, फसल का बीमा हो गया, लेकिन जिंदगी सिर्फ जवानी तक सीमित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के लिए PM किसान मानधन योजना है, जिसमें 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है और प्रीमियम सिर्फ 55 से 200 रुपए है। जी, ये एक बहुत दूरदर्शी कदम है। और महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना है, जिसमें पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए मिलते हैं। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, अगर दूसरी संतान लड़की होती है तो ये राशि 6,000 रुपए कर दी जाती है। अगर आप इन सभी योजनाओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये कोई छिटपुट मदद नहीं है। ये एक ऐसा ताना बाना है जो एक ग्रामीण परिवार को चारों तरफ से सुरक्षित करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर उसी बात पर लौटूंगा। ये पूरा सुरक्षा जाल तभी काम करता है जब उस किसान की पहचान और जमीन भू आधार के जरिए डिजिटल रूप से 100% सुरक्षित हो। तो आज के इस डीप डाइव के सफर को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे हमने 39 उलझे हुए कानूनों की यात्रा की, जिन्हें यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ने सुलझाया। हमने खेतों की मेड़ पर
165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब से लेकर भू आधार के डिजिटल पिक्सल तक का सफर तय किया। और हमने समझा कि ये तकनीकी बदलाव उस मजबूत सुरक्षा जाल की नींव है जो किसान को एक सम्मानजनक जीवन देता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि श्रोता एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की कल्पना करें। जी बताइए। सोचिए, आज भारत के हर खेत का अपना भू आधार है। भविष्य में जब इस खेत की मिट्टी की गुणवत्ता, पिछले 10 सालों में बोई गई हर फसल का डेटा और ग्लोबल मार्केट का रियल टाइम डेटा एक साथ जुड़ जाएगा, तब क्या होगा? ये तो बहुत ही रोमांचक विचार है ना? सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब एआई जलवायु परिवर्तन का तुरंत विश्लेषण करेगा और एक आम किसान के मोबाइल पर संदेश भेजेगा कि आपके इस विशिष्ट भू आधार वाले खेत में इस बार बारिश कम होगी, इसलिए आप फलां फसल बोएं जिससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। जी, जब जमीन के सदियों पुराने कागजात दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से हाथ मिलाएंगे तो वो भारतीय कृषि का एक नया युग होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ आज के इस डीप ड्राइव को यहीं विराम देते हैं। अपनी जिज्ञासा